दोस्तों, बनारस शहर की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम लक्ष्मी होता है, जिसकी उम्र महज 26 साल के आसपास होती है। लेकिन लक्ष्मी देखने में जितनी ज़्यादा खूबसूरत थी, बेहद ही गरीब थी। और उसकी गरीबी का आलम यह होता है कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब लक्ष्मी की उम्र महज 19 साल के आसपास होती है तो उसकी शादी एक ऐसे शख्स के साथ कर दी जाती है जिसकी उम्र लक्ष्मी से 20 साल बड़ी होती है। हालांकि लक्ष्मी अपने पति के साथ चली तो जाती है, जैसे तैसे कर 7 साल उसके साथ में गुजरते भी हैं। लेकिन 7 साल के बाद में अचानक जो लक्ष्मी होती है उसकी बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या कर दी जाती है। जब ये मामला पुलिस के पास पहुंचता है और पुलिस इस पूरे मामले में तहकीकात करती है तो यकीनन दोस्तों, जब पुलिस कातिल को पकड़कर लोगों के सामने लेके आती है तो लोग वाकई हैरान होते हैं, परेशान होते हैं कि आखिरकार लक्ष्मी के साथ में ऐसा कैसे हो गया। तो ये पूरी कहानी आप लोगों को सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है, चैनल अभी नया है तो आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो फिर चलते हैं, सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर एक शहर लगता है जिसको बनारस के नाम से जाना जाता है, और इसी बनारस के अंदर एक थाना आता है, चोलापुर थाना। और ये जो चोलापुर थाना है, इसी चोलापुर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है, कैथोर मोहनदास गांव। और इसी कैथोर मोहनदास गांव के अंदर एक व्यक्ति रहा करता है जिसका नाम है दयाराम। जो दयाराम यादव है, ये वैसे तो खेतीबाड़ी देखता है, लेकिन ये बोल नहीं सकता, ये गूंगा है। बात कर रहा हूँ मैं 21 दिसंबर साल 2025 की। दयाराम अपने जानवरों के लिए, अपने मवेशियों के लिए खेत से बाजरा काटने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही दयाराम अपने बाजरे के खेत में पहुंचता है, वहां पर दयाराम को कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखने के बाद में दयाराम पूरी तरीके से डर जाता है। दरअसल उस बाजरे के अंदर किसी महिला की डेड बॉडी पड़ी थी। अब चूंकि दयाराम ऐसा भी नहीं था कि बोलकर किसी को ये बात बता सकता, इसलिए घबराई हुई अवस्था में वो गांव के अंदर भागता है और इशारों ही इशारों में लोगों को बहुत कुछ बताने की कोशिश करता है। कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग ये सोचते हैं कि दयाराम कुछ बताने की कोशिश कर रहा है और इशारों इशारों में खेत की तरफ चलने को बोल रहा है। तो जो लोग होते हैं ये दयाराम के साथ उसके बाजरे के खेत पर पहुंचते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही बाजरे के खेत पर पहुंचते हैं, वहां का जो दृश्य होता है उसे देखने के बाद में जो गांव के लोग होते हैं ये भी चौंक जाते हैं। दरअसल उसी बाजरे के खेत के अंदर, जिस बाजरे के खेत में दयाराम बाजरा काटने के लिए आया था, उसी खेत के अंदर किसी महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है। लिहाजा वहां से जितने भी लोग होते हैं इस बात की जानकारी जो होती है सीधा चोलापुर थाने में दे देते हैं। थाने की पुलिस जब वहां पर पहुंचती है तो देखती क्या है कि एक महिला की डेड बॉडी है, जिस महिला की उम्र 25 से 26 साल के आसपास रही होगी। और हैरानी की बात लोगों के लिए ये भी थी, पुलिस के लिए भी ये थी कि इस महिला का जो फेस था उसको किसी भारी भरकम पत्थर से बड़ी ही बेरहमी के साथ में कुचल दिया गया था, जिससे डेड बॉडी की शिनाख्त करने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही थीं। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले जितने भी वहां पर मौजूद थे, चूंकि ये खबर पूरे गांव के अंदर आग की तरह फैल चुकी थी और गांव के बहुत सारे लोग जो थे उस बाजरे के खेत में इकट्ठे हो चुके थे, इसलिए पुलिस उन सारे ही लोगों से बारी बारी से ये पूछती है कि तुम में से कोई ऐसा शख्स है जो कम से कम इस महिला की शिनाख्त कर सके। लेकिन दोस्तों, वहां पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो सब के सब ये कहते हैं कि साहब, इस महिला को हम नहीं जानते। पहली बात तो फेस साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था, दूसरी बात इस महिला की बॉडी से, इसके कपड़ों से भी कोई शिनाख्त नहीं कर पा रहा था। उसके बाद में पुलिस ये करती है कि इस महिला की डेड बॉडी की बहुत ही बारीकी से छानबीन करती है। तो पुलिस को इस महिला की डेड बॉडी के पास से जो चीज़ें मिलती हैं उसमें इस महिला के हाथ पर गुदा हुआ एक चीज़ होती है जिस पर 2 लेटर होते हैं। एक नाम होता है पी से और एक होता है एल से, यानी पी और एल, ये 2 लेटर जो थे उस महिला के हाथ पर गुदे हुए थे। लिहाजा उसके बाद में पुलिस सबूत के तौर पर उस पी और एल वाले टैटू का फोटो क्लिक करती है और उसी के आधार पर पुलिस वाले छानबीन शुरू करते हैं। काफ़ी ज़्यादा मेहनत और काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त के बाद में आखिरकार पुलिस को इस महिला की शिनाख्त हो जाती है और इस महिला के बारे में कुछ जानकारी पुलिस को मिलती है। पुलिस को पता चलता है कि इस महिला का नाम लक्ष्मी है, लक्ष्मी मिश्रा, जिसकी उम्र 26 साल के आसपास है, जो कि रहने वाली है चौबेपुर थाना के सोनबरसा गाँव की। और लक्ष्मी मिश्रा जो है वो शादीशुदा है। इसके पति का नाम है प्रदीप मिश्रा, जिसकी उम्र लगभग 46 साल के आसपास है। अब जैसे ये सारी चीज़ पुलिस को मिल जाती है तो उसके बाद में पुलिस की जो टीम होती है
प्रदीप मिश्रा के घर पे पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों, प्रदीप मिश्रा से पूछताछ के लिए पुलिस जब प्रदीप मिश्रा के घर पे पहुंचती है तो वहां पर जाने के बाद में पुलिस को ये पता चलता है कि जो प्रदीप मिश्रा है ये अपना घर छोड़कर कहीं जा चुका है या फिर घर पे मौजूद नहीं है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले जो थे अब प्रदीप मिश्रा के बारे में जानकारी जुटाना शुरू करते हैं और प्रदीप मिश्रा को हर जगह ढूंढना शुरू करते हैं। प्रदीप मिश्रा जो कि एक ऑटो रिक्शा चलाता है और उसकी से अपना भरण पोषण करता है, लिहाजा पुलिस वाले इसी ऑटो रिक्शा के सर्किल में अब प्रदीप मिश्रा को ढूंढना शुरू करते हैं। लिहाजा उसके बाद में पुलिस जब ऑटो रिक्शा इस पूरे सर्किल में जब पूछताछ कर लेती है, पुलिस को जब यहाँ से भी कुछ नहीं मिलता है, तो आखिरकार पुलिस वाले जो होते हैं प्रदीप का मोबाइल नंबर लेकर उस मोबाइल को सर्विलांस पे लगा देते हैं और अगले ही दिन यानी कि 22 दिसंबर साल 2025 को पुलिस को प्रदीप की लोकेशन मिल जाती है और मोहम्मदपुर मोड़ से प्रदीप को अरेस्ट कर लिया जाता है। प्रदीप को अरेस्ट करने के बाद में जब पुलिस थाने लेके आया जाता है और इसे फ्रंट सीट पर बैठाकर जब इससे पूछताछ की जाती है तो जो प्रदीप होता है ये पुलिस से बस इतना ही कहता है कि साहब, मेरी पत्नी की हत्या किसने की है इसके बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं। हालांकि उसके बाद में पुलिस जो थी प्रदीप से सिर्फ एक सवाल करती है कि अगर तुम्हारी पत्नी घर पर मौजूद नहीं थी तो उसके बाद से तुमने अपनी पत्नी की मिसिंग कंप्लेंट क्यों दर्ज नहीं कराई या फिर तुमने अपनी पत्नी को कहीं पर भी ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की। अब ये सवाल पुलिस का करना था कि इतने में ही प्रदीप जो होता है ये पुलिस के इस सवाल को सुनकर सक पका जाता है। उसको समझ नहीं आता है कि वो पुलिस को क्या जवाब दे। लेकिन इतनी सोच विचारी जब प्रदीप करता है, पुलिस तुरंत समझ जाती है कि प्रदीप कुछ ना कुछ छुपा रहा है और वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस जो थी प्रदीप के ऊपर थोड़ी सी सख्ती दिखाती है। उसके बाद में प्रदीप जो होता है ये पुलिस के सामने टूट जाता है और टूटने के बाद में अपना जुर्म कबूल करता है और जुर्म कबूल करने के बाद में कहता है कि हाँ, मेरी पत्नी की हत्या मैंने ही की है। लेकिन यकीनन दोस्तों, जब वो हत्या के पीछे के कुछ रीजंस बताता है तो उस कहानी को सुनने के बाद में आप लोगों के पांव तले से ज़मीन खिसक सकती है। दरअसल प्रदीप जो होता है ये पुलिस को बताता है कि साल 2017 में उसकी शादी लक्ष्मी के साथ में होती है। लेकिन लक्ष्मी जहाँ की रहने वाली थी, उसके जो माता पिता थे ये बेहद ही गरीब थे। इस वजह से वो अपनी बेटी लक्ष्मी को ठीक से पढ़ा लिखा भी नहीं पाए थे। लक्ष्मी जो कि देखने में तो खूबसूरत थी, लेकिन पिता की गरीबी का आलम यह था कि जब कभी भी वो अपनी बेटी का कहीं रिश्ता करते तो दान दहेज की वजह से रिश्ता हमेशा टूट जाया करता था। इसलिए जो लक्ष्मी के माता पिता थे ये सोचने लगे थे कि कोई ऐसा रिश्ता मिल जाए, भले ही उम्र में ज़्यादा हो चल जाएगा, लेकिन दान दहेज की डिमांड ना करे। और इसी बीच में इनको ये प्रदीप मिल जाता है। अब प्रदीप से जब मुलाकात होती है तो उसके बाद में लक्ष्मी का रिश्ता प्रदीप के साथ में तय होता है। प्रदीप चूंकि ऑटो रिक्शा चलाता था तो ठीक ठाक पैसे कमा लिया करता था, इसलिए प्रदीप के साथ में रिश्ता तय हो जाता है और उसके बाद में साल 2017 में प्रदीप के साथ में शादी कर दी जाती है। हालांकि लक्ष्मी के माता पिता ने लक्ष्मी की शादी प्रदीप से की तो थी, लेकिन उनको ये भी बहुत अच्छे से ज्ञात था कि उनका जो दामाद है यानी जो लक्ष्मी का पति है ये लक्ष्मी से उम्र में लगभग 20 साल बड़ा है। हालांकि लक्ष्मी जो थी प्रदीप की दुल्हन बनकर जब प्रदीप के घर चली जाती है तो उसके बाद में थोड़ा समय ठीक ठाक गुजरता है। वक्त गुजरने के साथ में जैसे जैसे समय गुजरता है अब इन दोनों पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि लक्ष्मी जो थी जिसकी उम्र 25-26 साल के आसपास है, उधर प्रदीप जो कि 46 साल के आसपास हो चुका है, तो कहीं ना कहीं शारीरिक संतुष्टि जो थी वो लक्ष्मी को नहीं मिल पा रही थी। इसी बीच में लक्ष्मी की किसी और लड़के से मुलाकात होती है और उसके साथ में उसका अफेयर शुरू हो जाता है। अब इधर अफेयर शुरू हो जाता है, इधर लक्ष्मी जो थी अपने पति से अब सीधे मुंह बात नहीं करती है। अब प्रदीप जब कभी भी अपनी पत्नी से उसकी नाराज़गी की वजह पूछता तो लक्ष्मी जो होती है प्रदीप से सिर्फ एक ही बात कहती है कि तुम अब बूढ़े हो चुके हो और तुम्हारे अंदर वो चीज़ें नहीं रहीं जो एक पुरुष के अंदर होनी चाहिए। अब जैसे ही बूढ़ा होने की बात लक्ष्मी कहती है तो यहाँ पर प्रदीप के तन बदन में आग लग जाती है। उसको समझ ही नहीं आता कि आखिरकार उसकी पत्नी ये क्या बोल रही है। लेकिन इधर जो लक्ष्मी थी उसका पूरा ध्यान अपने प्रेमी की तरफ था। जब कभी भी पति प्रदीप अपना ऑटो रिक्शा लेकर बाहर जाता तो ये अपने प्रेमी से बात किया करती, ना कि बात करती जब कभी भी इसे मौका मिलता उसके साथ में मुलाकात भी कर लेती। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि इश्क और मुश्क ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि छुपाए छुप नहीं पाती। और आखिरकार एक दिन अपनी पत्नी को प्रदीप जो होता है वो अपने प्रेमी से लगातार बात करते हुए फ़ोन पर पकड़ लेता है। अब जैसे ही वो पकड़ता है अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जो लक्ष्मी होती है उसके ऊपर किसी भी बात का कोई असर नहीं होता है।
उसका उल्टा नतीजा ये होता है कि लक्ष्मी अपने पति को छोड़ती है और अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है। अब लक्ष्मी जैसे ही घर छोड़कर भागती है, बेचारा प्रदीप उसको ढूंढने की कोशिश करता है। आखिरकार उसकी मेहनत, उसकी मशक्कत रंग लाती है। वो अपनी पत्नी को ढूंढ लेता है और उसके बाद किसी भी तरीके से समझा बुझाकर अपनी पत्नी लक्ष्मी को वो अपने साथ वापस घर ले आता है और लक्ष्मी से सिर्फ एक ही बात कहता है कि तुम जिस रास्ते पर चल पड़ी हो वो रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं है। ना कि इससे हमारी तुम्हारी बदनामी होगी, बल्कि तुम्हारे माता पिता का भी नाम नीचे जाएगा। लेकिन लक्ष्मी के ऊपर प्रदीप की किसी भी बात का कोई असर नहीं था। उसको सिर्फ और सिर्फ उसका प्रेमी ही दिखाई पड़ रहा था और नतीजा ये होता है कि उसके बाद भी लक्ष्मी जो होती है ये 3 बार और अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है। लेकिन हर बार जो प्रदीप था ये किसी भी तरीके से लक्ष्मी को ढूंढकर वापस ले आता है। अब इन दोनों पति पत्नी के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। लगातार लड़ाई झगड़े चलते निकल रहे हैं। उसके बाद में जो प्रदीप होता है एक बार अपनी पत्नी से कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपनी बहन के ससुराल जौनपुर लेके चलता हूँ। उसके बाद में ये पहुंच जाता है जौनपुर लक्ष्मी को लेकर। और ये जो पूरी बात है ये 19 दिसंबर साल 2025 की है। 19 दिसंबर साल 2025 को जो प्रदीप था अपनी पत्नी लक्ष्मी को लेकर अपनी बहन के ससुराल जौनपुर पहुंच चुका था और वहां पर शाम का खाना खाने के बाद में ये लोग लेटते वगैरह हैं। उसके बाद में जो पत्नी लक्ष्मी होती है ये फिर से प्रदीप के साथ में झगड़ा शुरू कर देती है। अब जब मेहमानी में इस तरीके से झगड़ा होता है तो ये बातें कहीं ना कहीं प्रदीप को बहुत ज़्यादा नागवार गुजरती हैं और उसी समय वो लक्ष्मी की हत्या करने की प्लानिंग कर लेता है। उसके बाद में किसी तरीके से लक्ष्मी को मनाता है और मनाने के बाद में कहता है कि चलो तुम्हारा दिमाग वैसे ही खराब है, चलो तुम्हें चाय पिला के लेके आता हूँ। अब जो लक्ष्मी होती है उसे भी प्रदीप की बातों पर भरोसा हो जाता है और उसके बाद में वो उसके ऑटो में बैठकर चाय पीने के लिए निकल जाती है। जो प्रदीप था वो अपने ऑटो रिक्शा को चौबापुर थाने की तरफ लेके जाता है और वहीं पर रास्ता में जो इसके गले में एक गमछा था उसी गमछे से ये अपनी पत्नी की गला घोंट कर हत्या कर देता है। अब हत्या करने के बाद में उसके शव को अपने ऑटो में फिर से लादता है और पहुंच जाता है जो गांव है कैथोर मोहनदास गांव, उसी गांव के अंदर। और जो बाजरे का खेत है उसी बाजरे के अंदर उसके शव को रखता है और एक पत्थर से उसके शव को, उसके चेहरे को कुछ इस तरीके से बिगाड़ता है कि चेहरे की शिनाख्त ना हो सके और उसके बाद वहाँ से 9 तो 11 हो जाता है। लेकिन यकीनन दोस्तों जब पुलिस के सामने ये पूरे केस का पर्दाफाश होता है और पुलिस जब इस पूरे केस का खुलासा करती है तो लोग वाकई हैरान और परेशान होते हैं कि आखिरकार आज का ये दौर है ये किस तरफ जा रहा है। आप लोग इस पूरी स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा और इस व्यक्ति को क्या सज़ा मिलनी चाहिए ये भी बताइएगा। बाकी दोस्तों मिलता हूँ मैं आप लोगों से किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।